नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली की महिलाओं को सबसे बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में कल से महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए कहा कि पहले चरण में 100 महिला क्लिनिक खुलेंगे और यहां केवल महिलाएं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज होगा। यहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी और सामान्य मोहल्ला क्लिनिकों की तरह यहां भी सारा इलाज फ्री होगा। ईश्वर करे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो या चिंता करने की इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपका बेटा और आपका भाई आपके इलाज की अच्छी व्यवस्था कर रहा है। और सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संभवतः दिल्ली में देश का ये पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने कई राज्यों के मुख्यमंत्री व अधिकारी आए हैं और कई राज्यों में मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में महिला मोहल्ला क्लिनिक भी पूरे देश में फैलेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। नई दिल्ली के काली मंदिर स्थित DIZ स्टाफ क्वार्टर्स में आयोजित उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। उन्होंने दिल्ली में एक साथ 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक की कल शुरुआत की और इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने वहां मौजूद महिलाओं और बच्चों से बात कर उनका हालचाल भी जाना। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने महिला मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गए और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां मौजूद डॉक्टरों और मोहल्ला क्लिनिक की खासियतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली में महिलाओं को बड़ी सौगात दी है और दिल्ली में कल से महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए पहले चरण में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। आपको बता दें कि यहां केवल महिलाएं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज होगा। यहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी और सामान्य मोहल्ला क्लिनिक की तरह यहां भी सारा इलाज फ्री होगा। और आगे केजरीवाल ने कहा कि ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो तो चिंता मत करना। आपके इस बेटे और भाई ने आपके इलाज की अच्छी व्यवस्था की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संभवतः दिल्ली में देश का ये पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है और हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री व अधिकारी यहाँ आते हैं और कई राज्यों में मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में महिला मोहल्ला क्लिनिक भी पूरे देश भर में फैलेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नई दिल्ली के काली मंदिर स्थित DIZ स्टाफ क्वार्टर्स में आयोजित उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक साथ 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद महिलाओं और बच्चों से उनका हालचाल जाना। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने महिला मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गए और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने मोहल्ला क्लिनिक की खासियत के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तारपूर्वक बताया। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी सौगात महिलाओं को दी है, जहां पर उन्होंने 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की। एक बार से लेकर पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल 4 मोहल्ला क्लिनिकों को उद्घाटन किया गया और उनकी शुरुआत की गई और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए अब अलग से मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे और इसकी पहले चरण के अंदर लगभग कह सकते हैं 100 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे होंगे जिनके अंदर महिलाएं और 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो अपना इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर इस मोहल्ला क्लिनिक की एक विशेषता और रहेगी, जो गर्भवती महिलाएं होती है जिनको टीकाकरण करवाना होता है या फिर कहे और तरीके के इलाज करवाने होते हैं, टेस्ट करवाने होते हैं, वो सभी इलाज जो है इन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर मिल सकेगा। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने भी एक चीज और स्पष्ट की कि अगर थोड़ी बहुत किसी को दिक्कत होती भी है तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो कोशिश करते नजर आएंगे और लगातार कहीं ना कहीं वो जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी।
जाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कल मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाकर उन्होंने जायजा लिया, डॉक्टरों से बातचीत की गई और यहाँ तक कि इन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगी और महिलाएं ही महिलाओं का इलाज करेंगी, तो कहीं ना कहीं कोशिश जारी की जा रही है और बड़ा बदलाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक्स की जो है शुरुआत की गई है, तो ऐसे में इन मोहल्ला क्लिनिक में क्या क्या चीजें, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर मिलेंगी, और ये जो दिल्ली में और जो है मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं उससे कितने अलग ये मोहल्ला क्लिनिक होंगे? देखिए, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिकों को बनाया और उसके बाद में इनकी तारीफ भी लगातार होती हुई नजर आई। बाहर विदेशों से बात करें या फिर कहें और राज्यों से बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री भी, लगातार मंत्री भी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को देखने आए थे और यहाँ तक कि इस मोहल्ला क्लिनिक की लगातार कहीं ना कहीं तारीफ भी होती नजर आई। और आप बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो लगभग कह सकते हैं 500 से ज्यादा के करीब मोहल्ला क्लिनिक खोले जा चुके हैं और लगातार उसके अंदर कोशिश भी बढ़ाई जा रही है कि लगातार और भी मोहल्ला क्लिनिक खोले जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं के लिए अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले महिला जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसके अंदर पुरुषों की बात करें या फिर बच्चों की बात करें या महिलाओं की बात करें, उनका सभी का इलाज जो है वो हुआ करता था। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर पहले बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिलती थी। छोटे मोटे इलाज की बात करें, जुकाम की बात करें, बुखार की बात करें या फिर कहें खांसी जुकाम की बात करें, तो वो सभी इलाज जो है पहले बड़े अस्पतालों में हुआ करते थे, जिसकी वजह से अस्पतालों के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ रहा करती थी और कहीं ना कहीं दवाइयां भी नहीं मिलती थी। मगर अब वही चीज इन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर लगातार जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। जो वो बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर लाइनें मिलती हुई नजर आई और इन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जल्दी से जाकर अपना इलाज भी हो जाता है। छोटी मोटी बीमारियों की बात करें, खांसी जुकाम की बात करें या फिर लगातार बुखार की बात करें या फिर कहें जो महिलाओं के लिए जो टेस्टिंग की प्रक्रिया होगी या फिर कहें टीकाकरण की होगी, वो भी इस मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर अब दी जाएगी। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिकों की गिनती भी बढ़ती नजर आ रही है और जो लगभग 200 से ज्यादा टेस्ट जो इन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर किए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं फ्री किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी हद तक दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार के इस फैसले से या फिर कहें इस कदम से कहीं ना कहीं काफी हद तक फायदा होता नजर आ रहा है। मगर बड़े अस्पतालों की बात करें तो वहां पर अभी तक कहीं ना कहीं दवाइयां नहीं मिलती है और बड़ी बड़ी लाइनें लगनी पड़ती है, जिसके लिए कहीं ना कहीं सुबह अगर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं शाम तक ही उनका नंबर आ पाता है। मगर यहाँ पर इलाज की बात करें तो इलाज भी नहीं हो पाता। मगर यहाँ पर बड़े छोटी मोहल्ला क्लिनिकों की बात करें, यहाँ पर जल्दी से इलाज भी मिल जाता है और कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियों से जल्दी से निजात भी मिल जाती है। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार का नई पहल करती हुई नजर आ रही है और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोली जा रही है, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर और महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिकों की गिनती बढ़ती हुई नजर आएगी और जो टेस्टिंग की प्रक्रिया होगी उसमें भी कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा इजाफा करते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों के लिए बात करें तो इन्हीं मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर बच्चों का भी, यानी कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे, उनका भी इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की इस कोशिश से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को काफी फायदा होने वाला है। जी राजीव, वही बात कर लें, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक्स की जो है शुरुआत राजधानी में कर दी गई है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इसके पीछे भी आपका कोई उद्देश्य है क्या, कोई राजनीति इसके पीछे है? क्योंकि जिस तरीके से आपकी इमेज देखा होगा कि इस बीच कई आरोप आप में लगे हैं, तो उस आरोप को छुपाने के लिए, अपनी छवि को जनता के सामने अच्छा करने के लिए इस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत की गई हो, क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य यहां पर आपका दिखता हुआ नजर आ रहा हो? देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पहले जब मोहल्ला क्लिनिक खोले थे तब भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है। यहाँ तक कि कोरोना काल के अंदर कुछ मोहल्ला क्लिनिक जरूर बंद कर दिए गए थे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से उसके बाद में भी लगातार मोहल्ला क्लिनिकों को चलाया जा रहा है और यहाँ तक कि जो हर तरीके के डॉक्टर जो है इन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर बिठाए गए हैं। मगर यहाँ पर राजनीति पहलू की बात करें तो राजनीति पहलू भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और लगातार भाजपा की तरफ से बात करें तो भाजपा भी कहीं ना कहीं इन्हीं मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप भी लगाती नजर आई है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि लगातार जो अपनी छवि को कहीं ना कहीं अच्छा दिखाने के लिए इस तरीके की कोशिश की जा रही है। मगर जनता जानती है, जनता क्योंकि भाजपा भी यही कहती थी कि एमसीडी के अस्पतालों की बात करें या पॉली क्लिनिकों की बात करें, वहां पर भी इलाज दिया जाता है, वहां पर भी दवाइयां दी जाती है। मगर यहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के आसपास की जो मोहल्ला क्लिनिक है उनको वहां से इलाज मिल जाता है, जिसकी वजह से बड़ी बीमारियों से भी कहीं ना कहीं बचाव हो जाता है। और अस्पतालों की बात करें तो मोहल्ला
अस्पतालों के अंदर जो बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी पर्ची बनवाने को लेकर, डॉक्टर के पास चेकअप कराने को लेकर, टेस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर या फिर कहे दवाइयों को लेकर, उनसे कहीं ना कहीं जनता को निजात मिली और जनता कहीं ना कहीं यही चीज चाहती थी। मगर कहीं ना कहीं इस फैसले से दिल्ली की सरकार के यानी कि इस फैसले से कहीं ना कहीं जनता को जरूर फायदा हुआ, मगर राजनीति क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आरोप जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय के अंदर आम आदमी पार्टी की छवि बिगड़ती नजर आई थी, आबकारी नीति को लेकर भी सत्येंद्र जैन पहले ही गिरफ्तार थे तो उनको भी लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगे थे, और उसके बाद में कहीं ना कहीं और भी आरोप लगते आबकारी नीति को लेकर भी आरोप लगते नजर आए थे कि उसके अंदर घोटाला किया गया, बसों को लेकर भी घोटाला किया गया है। तो यह तमाम जो आरोप थे वो जरूर लगे गए हैं, मगर यहाँ पर जनता की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं आम आदमी की पार्टी की जो तरफ से जो मोहल्ला क्लिनिक खोली गई है या फिर कहे महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोली गई है या फिर स्कूलों के अंदर जो सुधार किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर देखे जा रहे हैं। जी राजेश, जिस तरीके से कल बहुत बड़ी सौगात जो है यहाँ पर दिल्ली की महिलाओं को मिली है, तो ऐसे में दिल्ली की जो महिलाएं हैं जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत की है, ऐसे में महिलाओं का क्या कुछ कहना है? देखिए, महिलाओं की बात करें तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से 4 मोहल्ला क्लिनिक खोली और ये भी कहा है कि पहले चरण के अंदर यानी कि अभी 100 मोहल्ला क्लिनिक जो है वो और खोली जाएंगी। अगर 100 मोहल्ला क्लिनिक जो है वो और खोल दी जाती है तो कहीं ना कहीं काफी हद तक उन महिलाओं को फायदा होता हुआ नजर आएगा जो अपनी कह सकते हैं बीमारियों को लेकर या फिर कहे प्रेगनेंसी को लेकर कहीं ना कहीं बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता था, वो ही चीज अब वो यहाँ पर भी मिलती नजर आएगी। टेस्टिंग की बात करें तो आसानी से टेस्ट भी हो जाएंगे, यहाँ तक कि जो टीकाकरण होता है वो भी आसानी से मिल जाएगा। छोटे बच्चों को लेकर कई बार अस्पतालों में जाना पड़ता है, वो उनसे भी कहीं ना कहीं बचाव होगा और इन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जल्दी से जल्दी इलाज भी मिलेगा और कहीं ना कहीं घर के नजदीक यानी कि अस्पतालों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके घर के नजदीक ही इस तरीके का इलाज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की बात करें तो महिला काफी हद तक इस कदम से, दिल्ली सरकार के इस कदम से कहीं ना कहीं संतुष्ट है। मगर यह भी कोशिश की जाए कि इन मोहल्ला क्लिनिकों को यानी जो पहले 100 को मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं उनको जल्दी से जल्दी खोला जाए, ताकि जो महिलाओं की जो कैसे बीमारियां हैं या फिर कहें जो उनकी तकलीफ है वो जल्द से जल्द दूर की जा सके। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार 100 मोहल्ला क्लिनिक जो है वो कितनी और जल्दी खोल पाती है या फिर कहे जो आने वाले समय के अंदर और मोहल्ला क्लिनिक खोलनी है वो कितनी जल्दी खोल पाएंगे, ये जरूर देखना होगा। क्या क्या निगम चुनाव से पहले ही अगर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी उपलब्धि जरूर मानी जाएगी। जी, निगम चुनाव में आपको सीधा कितना फायदा मिलेगा? जिस तरीके से लगातार जनता की भलाई के लिए काम यहाँ पर आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है, तो निगम चुनाव में कितना सीधा जो फायदा है मिलता हुआ आम आदमी पार्टी को नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ पर निगम चुनाव की बात करें तो निगम चुनाव बिल्कुल नजदीक आते नजर आ रहे हैं और लगातार ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर के अंदर या फिर जनवरी के अंदर इन चुनावों को कराया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की छवि की, तो छवि बिल्कुल अभी बरकरार है, क्योंकि बेशक उनके ऊपर आरोप लगे हैं मगर साथ के साथ वो जो कैसे सबूत थे, चाहे वो ईडी के द्वारा हो या फिर सीबीआई के द्वारा, वो सबूत उनके पास इतने बड़े नहीं है, जिसकी वजह से लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगते नजर आ रहे थे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के काफी हद तक जो कदम है उनसे संतुष्ट है। स्कूलों की बात करें तो स्कूलों के अंदर विकास किया गया, कहीं ना कहीं स्कूलों को हाईटेक करने की कोशिश की गई, टीचरों को कहीं ना कहीं ऐसी ट्रेनिंग दी गई जिससे जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर दी जाती थी वो भी कहीं ना कहीं अब सरकारी स्कूलों के अंदर मिलती नजर आ रही है। और जो पहले स्कूलों के अंदर बच्चे जाया करते थे प्राइवेट स्कूलों के अंदर या फिर कहें जो परिजन थे वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे प्राइवेट स्कूलों के अंदर इलाज उनका बच्चों को पढ़ाई हो, मगर वही चीज अब सरकारी स्कूल में भी मिलती नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं काफी हद तक दिल्ली सरकार के इस कदम से भी फायदा होता नजर आया। दूसरी बात करें मोहल्ला क्लिनिकों की या फिर दिल्ली सरकार के जितने भी अस्पताल है उनके अंदर पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, अब तो कहीं ना कहीं दवाइयां भी मिलती नजर आ रही हैं और लगातार कहीं ना कहीं इलाज भी तरीके से किया जाता है। और छोटी मोटी बीमारियों की बात करें, खांसी जुकाम की बात करें, बुखार की बात करें या फिर छोटी मोटी चोटों की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक में की जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा कदम यहाँ पर भी माना जा रहा है। अगर मोहल्ला क्लिनिक जो है महिलाओं के लिए स्पेशल तौर पर जो खोले जा रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ महिलाएं ही बैठेंगी और बेतड़क होकर महिलाएं जाकर अपना इलाज करा सकती हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम माना जाएगा। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार जिस तरीके से मद्देनजर रखते हुए इस 4 मोहल्ला क्लिनिक को खोला है, तो कहीं ना कहीं यह कहते हैं भाजपा की तरफ से जरूर आरोप लगते नजर आएंगे, क्योंकि चुनाव के समय ही क्यों खोले गए, पहले क्यों नहीं खोले गए थे। पर अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, तो लगता है कि आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए कहीं ना कहीं कुछ और बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। जी
चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में गुरुवार यानी कि आज एक नया चेहरा शामिल होगा। पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद गुरुवार को राजनिवास पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजकुमार आनंद को मंत्री बनाने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद गुरुवार मंत्री पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। बताया जा रहा है कि शपथ के बाद वो दिल्ली सचिवालय में अपने कार्यभार को भी ग्रहण करेंगे। और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजकुमार आनंद को अपनी कैबिनेट में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा था। गौतम के एक कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ में शामिल होने के बाद उठे विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट में राजकुमार आनंद को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। आनंद वर्ष 2020 में पहली बार विधायक बने थे और इससे पहले इसी विधानसभा से उनकी पत्नी विधायक थी। तो आपको बता दें कि केजरीवाल की कैबिनेट में अब एक नया चेहरा शामिल होने जा रहा है और आपको बता दें कि आज ये चेहरा अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में शामिल हो जाएगा। तो केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में गुरुवार यानी आज एक नया चेहरा शामिल होगा। पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद गुरुवार को राजनिवास पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में आज एक नया चेहरा शामिल होने जा रहा है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से बात कर लें, आज अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में एक नया चेहरा शामिल होने जा रहा है, तो कितने बजे तक वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। जी निशा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री में आज एक नया चेहरा शामिल होने जा रहा है। पटेल नगर विधानसभा से राजकुमार आनंद आज लगभग 10:30 बजे तक जाके राजनिवास में शपथ लेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति को एक मंजूरी भेजी थी कि राजकुमार आनंद को जल्द से जल्द कैबिनेट शामिल किया जाए। इसको लेकर आज वो मंजूरी पास होगी। आज वो विनय सक्सेना के द्वारा शपथ लेंगे और उसके बाद आज केजरीवाल कैबिनेट में शामिल होंगे। जी शिवम, वहीं बात कर ली जाए, क्या कारण रहे, क्यों पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इनके कैबिनेट पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने देवी देवताओं को विवादित बयान को लेकर फंस चुके थे, क्योंकि उन्होंने ही अपना इस्तीफा जारी किया कि मैं इस्तीफा देता हूं, क्योंकि जब कई सवाल खड़े होने लगे उसको लेकर इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद आज राजकुमार गौतम उनकी जगह नया शपथ पद लेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग और जितने विभाग अभी खाली हैं वो राजकुमार आनंद के पास ही जाएंगे। जी निशा जी। शिवम, वही बात कर लें, जिस तरीके से एक नया चेहरा आज कैबिनेट में शामिल हो जाएगा, राजकुमार आनंद जो है आज कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में शामिल होंगे। तो ऐसे में एक बार उनके राजनीतिक सफर को लेकर पूरी जानकारी की, कब उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। जी राजकुमार गौतम इस 2022 में पहली बार विधायक बने। उससे पहले इनकी पत्नी बीना आनंद विधायक रह चुकी हैं, क्योंकि अब देखने वाली बात है कि 2022-20 में इन्होंने जब विधायक बने, अब ये नया युवा चेहरा बन के दिल्ली विधानसभा में जाएंगे। आखिर देखने वाली बात होगी आने वाले जो चुनाव वाले एमसीडी चुनाव आएगी, इसके बाद विधानसभा चुनाव होगा, तो ये क्या कर सकते हैं जनता के लिए, और पटेल नगर की जनता के लिए विधानसभा चुनाव में क्या कर सकते हैं, एमसीडी चुनाव में क्या कर सकते हैं। ये जो कैबिनेट मंत्री नए शामिल और केजरीवाल के चेहरे पे अब देखने वाली बात होगी ये कितना खड़े उतर सकता है जनता के बीच में। जी शिवम, वही बात कर लें, जिस तरीके से कैबिनेट में एक नया चेहरा शामिल होने जा रहा है, तो ऐसे में सीएम केजरीवाल की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? जी उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम स्वागत करेंगे। हो सकता है केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी राजनिवास में जाके शपथ ग्रहण में वो भी मौजूद रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि कहीं न कहीं देखा जाए कि एक नया चेहरा, युवा चेहरा जा रहा है दिल्ली के अंदर, और वो देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता इसके लिए कितना खरा उतरता है, क्योंकि वो युवा चेहरा की खोज कर रहे हैं, जो कि अब 2020 में इन्होंने पहली बार विधायक बने और युवा चेहरा बन रहे हैं। जी निशा जी।
चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र में 3 नवंबर यानी आज होने वाले उपचुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जहां भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बसपा और कांग्रेस इस बार चुनाव से दूर है और चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और गुरुवार शाम 6 बजे तक चलेगा और 6 सितंबर को भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद उपचुनाव कराना पड़ा था और 3.90 लाख से अधिक मतदाता 7 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करेंगे। आपको बता दें कि मुख्य मुकाबला भाजपा के अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एवं गोला गोकर्णनाथ के पूर्व विधायक विनय तिवारी के बीच होने की संभावना है। और आपको बता दें कि अपने पिता की मृत्यु के बाद गिरी के प्रति सहानुभूति की लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कोई मौका नहीं छोड़ा और सभी प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों सहित 40 स्टार प्रचारकों को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रचार अभियान का नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और गोला गोकर्णनाथ अजय मिश्रा टैनी के खीरी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो आपको बता दें कि आज गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव होने हैं, जहां पर बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो काफी दिलचस्प ये मुकाबला है। और वहीं बात अगर बसपा और कांग्रेस की जाए तो बसपा और कांग्रेस ने इस चुनाव से जो है दूरी बना ली है और जो मुकाबला अब देखने को मिलेगा वो बीजेपी और सपा के बीच में देखने को मिलेगा। तो इसी कड़ी में आज उपचुनाव है और लगातार सुबह 7 बजे से ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और लोग आ रहे हैं और अपने मत का जो है प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन इस सीट पर बाजी मारता है। तो लगातार सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। तो आपको बता दें कि जो मतदान प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र में 3 नवंबर यानी आज होने वाले उपचुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जहां भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। बसपा और कांग्रेस इस बार चुनाव से दूर हैं और चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और आज शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। आपको बता दें कि 6 सितंबर को भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद इसमें उपचुनाव कराए जा रहे हैं और 3.90 लाख से अधिक मतदाता 7 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करेंगे। मुख्य मुकाबला आपको बता दें कि भाजपा के अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गोला गोकर्णनाथ के पूर्व विधायक विनय तिवारी के बीच है, यानी सीधा मुकाबला अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच में देखने को मिलेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज कुमार लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से बात कर लें, आज जो है गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव होने हैं और सीधा मुकाबला जो है बीजेपी और सपा के बीच में यहां पर देखने को मिलेगा। तो मतदान प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। एक बार इस पूरी मतदान प्रक्रिया को लेकर पूरी जानकारी। जी मैं बताना चाहूंगा कि ये 139 विधानसभा गोला जनपद लखीमपुर खीरी में आज चल रहा है मतदान। वहाँ पे मैंने देखा कि काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और इसका में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे प्रशासन मौके पर मौजूद है और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि इस समय यहाँ पे जो भी ये लास्ट है, ये विधानसभा एक पलिया भी लगती है और ये गोला, ये लास्ट ये पोलिंग बूथ है। इस काफी लोग ग्रामीण सुबह से ही यहाँ पे लाइन लगी हुई हैं और यहाँ से काफी संख्या में लोग खड़े हुए थे। इसका मतलब ये लग रहा है कि यहाँ पर आदमी और लोग जो हैं इस चीज को इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अपने मत को लेकर के काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सपा और बसपा दो को लेकर के यहाँ पे चल रहा है और इसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि अभी सुबह से ही महिलाएं और व्यक्तियों में काफी संख्या में लोग खड़े हुए हैं।
अनुज, वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से आज उपचुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में जो लोग वोटिंग करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं तो लोगों में किस प्रकार का उत्साह जोश देखने को मिल रहा है और किस ओर जो है चुनावी बयार जो है बहती हुई नजर आ रही है? सपा के पक्ष में है या बीजेपी के पक्ष में है? अभी जी ये चीज़ तो बताना मुश्किल है क्योंकि जैसे कि पूछा जाता है कि लोग कहते हैं कि रुझान क्या है, कि किस ओर हवा बह रही है, तो ये चीज़ें बताने में इस मामले को लेकर अभी मतदाता जो है गुप्त ही रख रहे हैं, अभी इस चीज़ को खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इन लोगों का क्या मकसद रहा या किसको सर पे ताज पहनाना चाहते थे। अभी ये चीज़ को नहीं कहा जा सकता है। अनुज, वही बात कर ले, जिस तरीके से चुनाव सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया जो है लगातार जारी है, तो इसी बीच अगर सुरक्षा को लेकर बात कर लें तो सुरक्षा के क्या क्या पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रशासन की तरफ से पुलिसकर्मी और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी और जितना भी मतलब प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए तो सारी जिम्मेदारियां ढंगपूर्ण निभा रहे हैं और जो मतदाता आ रहे हैं उनको चेतावनी भी दे रहे हैं कि किसी प्रकार की अवैध चीजों का बूथ के अंदर ले जाना सख्त मना है और उनको टोक भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं। अनुज, बात करें जिस तरीके से मतदाता लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में किस आधार पर जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? वो कौन सी चीजें हैं जिनके आधार पर यहाँ पर वोटिंग की जा रही है? मैं आपको बता दूं जी, ये पर्चियां दी जा रही हैं और इनका आधार कार्ड और घर घर बीएलओ द्वारा जो है पर्चियां दी गई हैं जिससे अपना ये वोटिंग कर सकते हैं और आधार कार्ड भी ला रहे हैं। यदि किसी प्रकार की असुविधा अगर पहुंचे तो आधार कार्ड भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता और शिवसेना नेता अब्बादास दानवे का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि वेदांता प्रोजेक्ट पर विवाद चल रहा है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र सरकार भ्रम फैला रही है और आरटीआई में अलग जानकारी दी गई है, वो गलत जानकारी दी गई है। वेदांता को लेकर उद्धव सरकार ने सारी कोशिशें की हैं, उसकी सारी जानकारी दी गई है। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में कुछ बैठकें की हैं जिनकी उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। ऐसे में उद्धव सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी की महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि विपक्ष को जो कहना है वो कहे। जब ये यात्रा शुरू होगी सभी को पता चल जाएगा कि इसमें कौन शामिल थे या नहीं। इस पूरे मामले में सारा फैसला उद्धव जी करेंगे और जल्द पता चल जाएगा कि कौन इसमें शामिल हो रहा है या कौन इसमें शामिल नहीं हो रहा। इसके साथ ही कहा कि झारखंड के सीएम को ईडी का समन पर भी वो उन्होंने अपनी बात रखी और बीजेपी लोगों को दबाने का काम कर रही है। जो उनकी बात नहीं मानते उसे दबाया जाता है। महाराष्ट्र में नारायण राणे, प्रताप सरनाइक और यशवंत जाधव पर बीजेपी ईडी की कार्रवाई की मांग कर रही थी, पर अब इस पर ईडी की कार्रवाई की मांग नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? और झारखंड हो महाराष्ट्र हो, सभी को डराने का प्रयास किया जा रहा है। जो नहीं डरते हैं उन्हें जेल भेज देते हैं। और इसके साथ ही अंधेरी उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि इस चुनाव में बीजेपी ने डर से अपना उम्मीदवार पीछे ले लिया है और अब एक ऑडियो क्लिप जारी की है। आपको बता दें जिसमें ये कहा जा रहा है कि नोट दे कर नोटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारा उम्मीदवार ऋतुजा लटके जरूर जीतेंगे। आपको बता दें कि विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता और शिवसेना नेता अब्बादास दानवे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वेदांता प्रोजेक्ट को लेकर जो है विवाद चल रहा है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र सरकार भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आरटीआई में अलग जानकारी दी गई है, वो गलत जानकारी दी गई है और वेदांता को लेकर उद्धव सरकार ने सारी कोशिशें की हैं, उनकी सारी जानकारी दी गई है और देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में कुछ बैठकें की हैं जिसकी उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। ऐसे में उद्धव सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल की महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी अपनी बात रखी। विपक्ष को कहना है वो कहे। जब ये यात्रा शुरू होगी सभी को पता चल जाएगा कि इसमें कौन शामिल हुए थे या नहीं। इस मामले में सारा फैसला उद्धव जी करेंगे और जल्द पता चल जाएगा कि इनमें कौन शामिल हुआ था और कौन नहीं। इसके साथ ही कहा कि झारखंड के सीएम को ईडी का समन मिलने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को दबाने का काम कर रही है। जो उनकी बात नहीं मानता उसे दबाया जाता है। महाराष्ट्र के नारायण राणे,
प्रताप सरनाइन और यशवंत जाधव पर बीजेपी ईडी की कार्रवाई की मांग कर रही थी, पर अब क्यों ईडी की कार्रवाई की मांग नहीं हो रही है? इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, वेदांता प्रोजेक्ट को लेकर विवाद चल रहा है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से वेदांता प्रोजेक्ट जो है पुणे के बाद जो है अब गुजरात में शिफ्ट हो गया है, उसके बाद से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। लगातार इस पर चर्चा हो रही है। खासकर विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने जो आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार जो है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश की रही है, क्योंकि वेदांता प्रोजेक्ट को लेकर उद्धव ठाकरे ने पूरी पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी यह प्रोजेक्ट गुजरात में चला गया। और इसको लेकर यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की जो मंशा है वह वेदांता प्रोजेक्ट गंवाने के बाद से ही बनाई गई है। और इस पे जो है कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को बदनाम न किया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की और इस कोशिश के पीछे देवेंद्र फडणवीस को भी पता है। देवेंद्र फडणवीस ने इस पर ट्वीट के जरिए तमाम जानकारी दी, लेकिन जो आरटीआई से जानकारी दी गई है वो बेहद गलत है। और इस जानकारी के लिए वह जांच की मांग करते हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से वेदांता प्रोजेक्ट को लेकर उद्धव ठाकरे को घेरा जा रहा है, महाविकास आघाड़ी सरकार में बने तमाम तीनों दलों को घेरा जा रहा है, वो बेहद गलत और शर्मनाक है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ले, महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी जो है बयान दिया गया है, तो एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महाराष्ट्र में जो भारत जोड़ो यात्रा है उसे लेकर क्या क्या जानकारी दी गई, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष पक्ष जो है बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नहीं चाहती। देखिए, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की आगाज जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। 7 नवंबर से 17 नवंबर तक महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज जो है राहुल गांधी करेंगे। इसमें कौन से दल उनके सपोर्ट में है, यह बात जो है अंबादास दानवे ने स्पष्ट किया है और सीधे तौर पे कहा है कि कौन कौन से दल जो है जुड़ेंगे इसका फैसला शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे। इसमें किसी को पेट दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपसी और राजनीति का मामला है, एक हारी का मामला है, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का मामला है। ऐसे में जो भी फैसला लिया जाएगा वह उद्धव ठाकरे के द्वारा लिया जाएगा। उद्धव ठाकरे जो जिस नेता के ऊपर इशारा करेंगे वह नेता जो है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेगा। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर लें, झारखंड के सीएम को समन भेजने पर, ईडी के समन भेजने पर भी जो है लगातार बीजेपी पर जो है पलटवार करते हुए जो विपक्ष है दिख रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को दबाने का काम करती है। बिल्कुल, अंबादास दानवे ने सीधे तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए लोगों को डराने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के नेताओं को जिस तरह से ईडी का डर दिखाकर एकनाथ शिंदे को कुकुट पे शामिल करवा दिया, उसी तरह झारखंड में भी ईडी जो है समन करके बाकी नेताओं के ऊपर दबाव बना रही है। लेकिन एक सवाल उन्होंने खड़ा किया है, उन्होंने कहा है कि प्रताप सरनाइक और शिवसेना के भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता या जो शिवसेना के अन्य नेता थे जिनको लगातार भारतीय जनता पार्टी ईडी का दबाव बना रही थी, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट में जाने के बाद उनके ऊपर जांच क्यों नहीं की जा रही है। तो यह सवाल तो लाजमी बनता है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो है शिवसेना के तमाम नेताओं के ऊपर यह कह रही थी कि ईडी की जांच होनी चाहिए, लेकिन जब शिंदे गुट में चले गए हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी जो है अब ईडी की जांच की मांग नहीं कर रही है। तो ऐसे में सवाल बनता है और सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। वही सत्यप्रकाश, अंधेरी उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, अंधेरी उपचुनाव को लेकर जिस तरह से रमेश लटके की पत्नी रित्या लटके की जो है दावेदारी प्रबल मानी जा रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार मूर्ति पटेल के नामांकन को वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि यह दबाव इसलिए था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि उद्धव ठाकरे की कैंडिडेट प्रत्याशी जो है वो जीतने वाली है, उसका जीतना सुनिश्चित है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि अगर हार होती है तो करारी हार होगी, इसीलिए हार की डर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार मूर्ति पटेल के नामांकन को वापस लिया है।
चलिए सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को हिमाचल आ रहे हैं। सुंदरनगर और सोलन में उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं और मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होगा और भाजपा के बड़े नेता प्रदेश में पार्टी के प्रचार के लिए आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम तय हैं। हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक पूरी ताकत के साथ डटा हुआ है। वहीं ऐतिहासिक ठोडो मैदान में 5 नवंबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने जनसभा के लिए बनाए जा रहे मंच का जायजा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री की एंट्रेंस से लेकर आम जनता की एंट्री पॉइंट भी देखे। अपनी सुरक्षा के तहत प्लान तैयार किया है और नगर निगम ने भी पूरे मैदान में सफाई अभियान छेड़ा है। उन्होंने मैदान और आसपास की सफाई की। वीरवार को यानी आज स्टेज को लगभग तैयार कर लिया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीना जी, चुनाव से ठीक पहले 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल आने वाले हैं, एक बार उनके दौरे को लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को हिमाचल आएंगे। हिमाचल में वो सुंदरनगर और सोलन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है उनका जो है संबोधन होगा, उनकी जनसभाएं होगी और उनका जो है जो कार्यकर्ता है वो हिमाचल आगमन पर भव्य स्वागत करेंगे। भाजपा के जो बड़े नेता पहले ही प्रचार में आ रहे हैं, उनके बाद ऐसा है ये जो प्रधानमंत्री का प्रचार के लिए दौरा है, ये पहला दौरा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे हिमाचल भाजपा के लिए प्रचार करने के लिए। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी यहाँ का दौरा प्रस्तावित है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अब जो है जैसे जैसे धीरे धीरे इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, जो बड़े नेता थे उनको भी प्रचार में जो है भाजपा ने ला दिया है। इससे पहले जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, अभी राजनाथ सिंह ने आना है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आना है, स्मृति ईरानी आ चुकी हैं, जितेंद्र सिंह यहाँ पर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ यहाँ पे प्रचार में लगे हुए हैं और अनुराग ठाकुर पहले से ही यहाँ पर है। तो आप देखेंगे तमाम बड़े नेता जो है हिमाचल में इस वक्त जो है चुनाव प्रचार को यहाँ पे धार दे रहे हैं। जी टीना जी, जिस तरीके से 5 नवंबर को पीएम मोदी जो है हिमाचल आने वाले हैं, हिमाचल के दौरे पर वो रहने वाले हैं, तो ऐसे में क्या क्या तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं? जी देखिए, ठोडो मैदान है सोलन में, वहाँ पे उनकी जनसभा होगी 5 नवंबर को। वहाँ पे जो है तैयारियां शुरू कर दी गई है। पिछले कल ही जो एसपीजी थी, जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है, वो जनसभा के लिए जो मंच बनाया जा रहा है उसकी सुरक्षा का उन्होंने जायजा लिया है। अपनी देखरेख में जो सभा स्थल है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो एसपीजी ने ले लिया है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री की जो एंट्रेंस है, आम जनता की एंट्रेंस के पॉइंट जो है वो अलग अलग रखे गए हैं और सुरक्षा के तहत 2 प्लान जो है हिमाचल की जो पुलिस है उन्होंने भी तैयार किया है। नगर निगम जो सोलन का है उन्होंने भी जो सफाई अभियान है वो पूरा छेड़ रखा है। तो आप इस तरह देखेंगे कि जो तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा से संबंधित तमाम जो तैयारियां हैं वो भी लगभग पूरी हो चुकी है। केवल अब जो प्रधानमंत्री हैं उनके आगमन का जो है इंतजार है यहाँ पे हिमाचल भाजपा को भी। टीना जी, अक्सर देखा गया है कि चुनाव से पहले जब भी पीएम मोदी हिमाचल दौरे पर थे तो बड़ी तादाद में लोगों का जनसैलाब उमड़ता हुआ उनके दौरों पर देखा गया है। तो ऐसे में पीएम फेस जो है चुनाव में बीजेपी को सीधा सीधा कितना फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पूछा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, इनके चेहरे पे जो है भाजपा हर जगह चुनाव लड़ती है और हिमाचल में भी ऐसा ही है। लगभग बड़ा चेहरा जो है मोदी खुद है यहाँ पे। उन्हीं के जो 8 साल के जो कार्यकाल है उन पर जो है हिमाचल भाजपा भी वोट मांग रही है, कह रही है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से जो है हिमाचल को भी विशेष तवज्जो दी गई है। उसके अलावा प्रधानमंत्री का एक जो विशेष लगाव कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री भाजपा के यहाँ पे प्रभारी भी रह चुके हैं हिमाचल में, लगभग काफी उन्होंने समय बिताया है। तो ऐसे में हिमाचल की जनता से उनका विशेष लगाव बताया जाता है। तो ऐसे में
भाजपा को बहुत फायदा पहुंच सकता है उनके आने का। ये देखने वाली बात होगी कि जनता अब चुनाव के बाद उनके दौरे को किस तरह लेती है, क्योंकि कोई बड़ी घोषणा यहाँ पे नहीं होने वाली है, कोई बड़ी सौगात केंद्र की तरफ से नहीं मिलने वाली है। केवल वो अपने पक्ष में, जो भाजपा अपनी जो पार्टी है उसके पक्ष में मतदान के अपील करने के लिए वो यहाँ पहुंचेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि जनता उनके इस दौरे को कैसे लेती है। हालांकि जो पहले के दौरे रहे काफी उत्साहित जनता यहाँ की रही है, क्योंकि वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को यहाँ का बेटा मानती है कि उन्होंने वो जो है उनकी कार्यकाल में हिमाचल को जो विशेष तवज्जो दी गई है, विशेष यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं। तो ऐसे में अब भाजपा के पास उनका एक जो बड़ा चेहरा है, अब ये देखने वाली बात है कि वो कितना फायदा उसका जो है चुनाव में भाजपा उठा पाती है। जी टीना जी, वहीं बात अन्य पार्टियों की कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, तो इनकी रैली या जनसभाओं से संबंधित कोई जानकारी, क्योंकि जैसे कि सूचना भी सामने आई है कि 8 नवंबर को शायद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल दौरे पर आ सकते हैं। एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। जी, बोला यही जा रहा है कि 8 नवंबर को है जो नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो यहाँ पे आ सकते हैं। 2 दिन उनके रखे गए, 8 और 9 नवंबर को चुनाव प्रचार का उनका दिन रखा गया। हालांकि जो आधिकारिक जो घोषणा है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं है, और कांग्रेस का ये कहना है कि उनका जो प्लान है, वो टूर प्लान है, वो अभी उसकी मंजूरी नहीं मिली है। जैसे ही वो मंजूरी मिलेगी उसको आधिकारिक घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि कहा यही जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 8 और 9 नवंबर को यहाँ प्रचार के लिए पहुंचेंगे। शिमला और जो मंडी कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पे वो प्रचार कर सकते हैं। तो ऐसे में काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से प्रियंका वाड्रा ही यहाँ पे प्रचार की कमान संभाले। उनके अलावा बहुत बड़ा कोई नेता, बड़ा चेहरा यहाँ पे नहीं है। हालांकि सचिन पायलट है, वो यहाँ पे कमान संभाले हुए। अन्य जो नेता, आज आनंद शर्मा यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहाँ पर आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि हिमाचल की जनता उनसे कितना जुड़ पाती है और उनको कितना महत्व यहाँ पे दे पाती है। जी टीना जी, जैसा देखा गया है कि इन चुनाव में जो है विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात आप अगर आम आदमी पार्टी की कर लें तो आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सोलन पहुंच रहे हैं, वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि माना यही जा रहा है कि जो रणनीति, आक्रामक रणनीति अपनाई थी शुरू में आम आदमी पार्टी ने, वो फिलहाल छोड़ चुके हैं। फिलहाल दिखता नजर आ रहा है कि उन्होंने यहाँ पे 68 कॉन्स्टिट्यूंसी अपने कैंडिडेट तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन उनके प्रचार के लिए और उनको जिताने के लिए कोई बड़ी कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है। बड़ा मुकाबला जिस तरह से पहले माना जा रहा था कि तीसरी पार्टी यहाँ पे आ जाएगी तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और जो कांग्रेस है वो तीसरे नंबर पे जा सकती है, ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी जो है लगभग यहाँ पे जो है एक उम्मीद जहाँ तक देखने में आई है कि छोड़ चुकी है। उनके लिए अगर वो यहाँ पे 1-2 सीट भी जीतते तो वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो पहला यहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में जितनी आक्रामक वो शुरू में नजर आ रही थी, अभी बिल्कुल नदारद है वो आक्रामकता। हालांकि आज जो अरविंद केजरीवाल है वो सोलन पहुंचेंगे, वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आज वो क्या आरोप भाजपा या कांग्रेस पे लगाते हैं और किन मुद्दों के साथ वो हिमाचल की जनता के बीच आज पहुंचते हैं। जी टीना जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज सोलन पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में वो वहां पर रैली भी करने वाले हैं, तो कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है? कितना जन समर्थन आज उन्हें वहां पर मिल सकता है? एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, यही था कि शुरू में जब आम आदमी पार्टी हिमाचल की तरफ मुड़ी थी पंजाब की जीत के बाद, तो काफी जन समर्थन यहाँ पे मिला था। लोग भाग के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। कांग्रेस और भाजपा के एक बड़े नेता इंटरेस्टेड नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल स्थिति कुछ उल्टी सी नजर आ रही है। लेकिन अभी देखना यही है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि काफी टाइम बाद वो हिमाचल पहुंच रहे हैं, उनसे पहले मनीष सिसोदिया और भगवत मान खुद, उन दोनों ने यहाँ पे चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये पहला दौरा है चुनाव प्रचार के मद्देनजर। और देखने वाली बात यही है कि अभी कितनी भीड़ आम आदमी पार्टी जुटा पाती है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो फिलहाल तो आम आदमी पार्टी को लगातार भाजपा या कांग्रेस सेंध लगाती नजर आ रही है। बड़े जो पदाधिकारी हैं इनके टूट के कांग्रेस और भाजपा में जा रहे हैं। तो आज सोलन वाली रैली सच में आम आदमी पार्टी के लिए भी एक चुनौती है कि वो कितनी बड़ी भीड़ वहाँ पे खड़ी कर पाती है, कितनी जनता को वो अपने साथ यहाँ पे जोड़ पाती है। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो गया है। धान खरीदी के दूसरे दिन तक आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों से समर्थन मूल्य में 14,158 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 281.06 करोड़ रुपए जारी किया गया है और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज धान बेचने वाले किसानों को
5,724 टोकन जारी किए गए हैं और टोकन तू हर हाथ ऐप द्वारा 356 टोकन जारी किए गए हैं। आगामी दिवस धान खरीदी के लिए 6,504 और टोकन तू हर हाथ के जरिए 505 टोकन जारी किए गए हैं और किसानों को धान विक्रय में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कहीं कोई शिकायत नहीं मिली है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित किसान हितैषी योजनाओं से प्रदेश में खेती किसानी में नए उत्साह का संचार हुआ है और खेतों से दूर हो रहे किसान खेतों की ओर लौटे हैं और खेती का रकबा भी बढ़ा है। धान का रकबा बढ़कर 31.13 लाख हेक्टेयर हो गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात करें धान खरीदी को लेकर अगर बात करें तो धान खरीदी का महाअभियान जो है शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अभी तक कितनी धान खरीदी की जा चुकी है? तो आपको बता दें कि धान खरीदी का महाअभियान छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है और काफी अच्छे परिणाम जो हैं देखने को मिल रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसी के तहत धान खरीदी का अभियान बड़े जोरों शोरों से छत्तीसगढ़ में चल रहा है और धान खरीदी के दूसरे दिन तक आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों से समर्थन मूल्य में 14,158 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। धान के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 281.06 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो अखिलेश तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर रहे हैं धान खरीदी को लेकर, तो धान खरीदी का महाअभियान जो है शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अभी तक कितनी धान खरीदी हो चुकी है? देखिए, 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो गए हैं और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे बड़ी हितैषी खासतौर से किसानों और किसान वर्ग के लिए एक बड़ी विकल्प निकल करके सामने आया है और इसके साथ साथ 14,158 मीट्रिक टन धान खरीदी 2 दिन में ही हो पाया। ये एक बड़ी अचीव भी है और बड़ा अभियान भी है जिसके तहत जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार धान खरीदी को लेकर के जुटे हुए हैं और लगातार किसानों को किस तरीके से सुविधा दी जा सके इसके ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ 102 करोड़ रुपए किसानों के जो किसान धान बेच चुके हैं उनके खाते में तत्काल पैसा भी पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा जो ऐप के माध्यम से जिस ऐप की बीजेपी कटुता कर रही थी उनके क्षोभ में कर रही थी, इस जो ऐप है मोर टोकन मोर द्वार वाला, इस टोकन के माध्यम से ही लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिल रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और किसानों के जो हित में हो वो कार्य करना है। इसके साथ साथ जो किसान धान बेचने के लिए जा रहे हैं उनको ये भी सुविधा दी जा रही है कि बैंक से लिंकिंग किस तरीके से किया जा सकता है और किसानों के खाते में किस तरीके से पैसा भेजा जा सकता है। इस तरह से देखने को मिल रहा है। किसानों से भी बात किए तो किसानों का कहना है कि पूर्व की बात की जाए, पिछले वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष धान खरीदी और धान बेचने में जो किसानों को राहत मिल रही है और जो सुविधा मिल रही है, ये सुविधा पहली बार है और किसान सबसे ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी अखिलेश, जिस तरीके से धान खरीदी को लेकर आपने कहा कि रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसे में किसानों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अगर किसान खुश हैं तो कोई प्रतिक्रिया किसानों की तरफ से जो सामने आई हो? देखिए, किसानों से बात करते लगातार बात कर रहे हैं, मंडी में जाकर के बात करते मीडिया है और निश्चित तौर पे उनकी जो बातें निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि लगातार इस तरीके से पहली बार व्यवस्था जो निकल करके, चाहे टोकन बांटने की बात की जाए, चाहे धान खरीदी को लेकर के बात की जाए, और किसानों को सबसे बड़ी जो राहत है, क्योंकि जो फसल कटाई से लेकर के और फसल की मिसाई तक की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहता है और किसान उसी के लिए कर्ज भी लेता है। लेकिन इस वर्ष राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो पैसा मिले हैं उसका भरपूर उपयोग किसान ने किया है और किसान जो धान बेचने आ रहे हैं उनका साफ कहना है कि ना इस बार बारदाने की कमी है, ना ही कोई अधिकारी और ना ही कोई कर्मचारी परेशान कर रहे हैं, और जो परेशानी आ रही है उसके तत्काल निदान करने के लिए मंडी में ही व्यवस्था की गई है। तो किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं और लगातार धान बेचने की जो प्रक्रिया है
रात को भी जो धान अगर किसी का टोकन रुक भी जाता है तो टोकन को तत्कालिक निराकरण करके 3 टोकन देने का प्रावधान भी कर दिया गया है। एक टोकन अगर निरस्त होता है, दूसरे टोकन के माध्यम से किसान धान बेच सकता है, और दूसरे टोकन में अगर किसी मौसम की समस्या हो या अन्य समस्या को लेकर के किसान नहीं पहुंच पाता है तो निश्चित तौर पर तीसरे टोकन में वो धान बेच सकता है। तो ऐसी विकल्प पहली बार है और किसानों के अंदर खुशहाली देखने को मिल रही है और किसान के खाते में तत्कालिक पैसा आ रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और किसान इसी को लेकर के सबसे ज्यादा संतुष्ट है। जी अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, 1 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान जो है शुरू हो गया है और ऐसे में जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो भी काफी खुश करने वाले परिणाम है, किसानों को काफी हद तक खुशी देने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात कर ली जाए खाद्य विभाग के अधिकारियों की, तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो बिचौलिए, खासतौर से ऐसे बिचौलिए जो दूसरे प्रदेश से धान ला करके छत्तीसगढ़ में धान बेचने की विकल्प ढूंढते रहते हैं, ऐसे के ऊपर लगाम लगाने के लिए लगातार बैरिकेड किया गया है। और ऐसे जो बिचौलिए जिनका जो किसान है ही नहीं, वो किसान वर्ग बन करके धान बेचने के लिए जो जा रहे हैं या दूसरे किसान के टोकन में वो धान बेचने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर साफ एकदम सख्त निगरानी रखी गई है, जिसके तहत कई ऐसे भी कार्रवाई हुए हैं। रायपुर राजधानी में लगभग 4 से 5 ऐसे कार्रवाई हैं जिनके ऊपर देखने को मिला है और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी यही प्रक्रिया रखी गई है कि अगर कोई बिचौलिया अगर धान बेचने की प्रक्रिया में आता है तो निश्चित तौर पे उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसके लिए टीम बाकायदा गठित भी की गई है और ये जो टीम गठित है वो IAS मुख्य सचिव के निर्देश पे किया गया है और किसानों को राहत देने के लिए, खासतौर से ऐसे किसान वर्ग जो सबसे ज्यादा परेशान और हताश होते हैं, जो मध्यस्थता के चक्कर में, जो दलाल के चक्कर में फंसते नजर आते हैं, ऐसे दलालों से बचने के लिए किसानों को ऐप के माध्यम से भी सुविधा दी जा रही है और प्रशासनिक अमला जो है वो लगातार किसानों से भी बात कर रही है। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जिसमें किसान संपर्क कर सकता है। ऐसे बिचौलियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं और खास तौर से खाद्य विभाग एक कड़ी निगरानी बना करके एक गठित टीम भी तैयार की है जो लगातार गांवों में भी और शहरी क्षेत्र में जो धान बिचौलियों के माध्यम से खरीदी होती है उसके ऊपर भी निगरानी रखी हुई है और तत्काल कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार और लस्कर विधायक शहजाद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित करवाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार ने 1 नवंबर 2022 को प्रेषित अपने पत्र में मुख्यमंत्री धामी से अनुरोध किया था कि उत्तराखंड में आमजन की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र को गैरसैंण और शीतकालीन विधानसभा सत्र को देहरादून में संपन्न कराया जाए। लस्कर विधायक शहजाद ने भी 1 नवंबर 2022 को प्रेषित अपने पत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गैरसैंण में अत्यधिक ओलावृष्टि, वर्षा और निरंतर हिमपात होने के कारण विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में ही आयोजित कराने का आग्रह किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तारिक अंसारी, हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात कर ले, विधायक उमेश कुमार और शहजाद ने जो है विधायक शहजाद ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है जिसमें शीतकालीन सत्र को लेकर ये पत्र लिखा गया है। एक बार से लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो शीतकालीन सत्र होने वाला है उस पर पहले ही कांग्रेस ये आरोप लगा चुकी है कि जो ग्रीष्मकालीन सत्र हुआ था वो भी सरकार ने देहरादून में आहूत कराया था, जबकि वो गैरसैंण में होना था। एक बार फिर जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने जो है सर्वदलीय बैठक की और जो विधायक है उनकी राय ली कि आखिर सत्र में क्या क्या होना चाहिए और सत्र कहाँ होना चाहिए। हालांकि उस दिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं किया था कि सत्र कहाँ होगा, लेकिन एक बात जरूर कह दी थी कि चाहे सत्र देहरादून में हो या चाहे सत्र गैरसैंण में हो, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो लेकिन अभी ये नहीं बताया गया था कि सत्र कहाँ पर होगा। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं 2 विधायक उमेश कुमार जो निर्दलीय विधायक हैं, इसके अलावा शहजाद जो BSP के विधायक है, उन दोनों ने पत्र लिखकर सीएम से इच्छा जाहिर की है कि सत्र जो है देहरादून में ही कराया जाए, क्योंकि उनका ये तर्क है कि गैरसैंण में जो है बर्फबारी रहती है, मौसम खराब रहता है, तो जो बुजुर्ग विधायक है उनका पहुंच पाना वहां पर मुश्किल है और मौसम की खराबी के चलते जो है शीतकालीन सत्र देहरादून में ही होना चाहिए। निशा जी। तारिक, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से विपक्ष लगातार
जो है बीजेपी पर हमलावर है और ये कह रहा है कि जब से सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं तब से एक भी बार जो है इसका आयोजन, शीतकालीन सत्र का आयोजन जो है गैरसैंण में नहीं हुआ है। जी बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं, जो पिछला सत्र हुआ था उस दौरान जो है 4 धाम यात्रा संचालित हो रहे थे, जिस पर सरकार ने तर्क दिया था कि अगर गैरसैंण में हम सत्र कराते हैं तो 4 धाम यात्रा प्रभावित होती है, क्योंकि जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो उसमें जो है एक गाड़ी के पीछे जो है कई सुरक्षा कर्मी उनके चलते हैं, तो वहां पर जो 4 धाम यात्रा करने आए थे तीर्थयात्री उनको काफी परेशानी हो सकती थी। तो सरकार का ये तर्क था कि इसलिए ग्रीष्मकालीन सत्र जो है हमने देहरादून में कराया है। लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का ये आरोप था कि जो सत्र गैरसैंण में होना चाहिए था ग्रीष्मकालीन सत्र, वो सरकार ने देहरादून में 4 धाम यात्रा का बहाना लेकर कराया, और अब ग्रीष्म जो शीतकालीन सत्र होना है, सरकार की ये मंशा है कि उसे गैरसैंण में कराया जाए, और सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है कह करके कहीं पर भी सत्र हो, दोनों तरफ जो है तैयारियां पूरी है, चाहे देहरादून में सत्र हो या गैरसैंण में सत्र हो, दोनों जगह जो है तैयारी पूरी है। तो कांग्रेस का यही आरोप है कि सरकार ने एक मंशा की खातिर जो है ग्रीष्मकालीन सत्र भी देहरादून में आयोजित कराया, और अब ये बात कहकर जो है सरकार पल्ला झाड़ रही है कि दोनों जगह तैयारियां पूरी है। तो कांग्रेस लगातार हमलावर इसी बात पर है कि सरकार जो है फिर दोबारा ये चाहती है कि सत्र देहरादून में हो। जी निशा। चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।